નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વાલી મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર જય અને આજનું પોડકાસ્ટ એક વિશેષ મહેમાન સાથે આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે, કર્નલ તરુણ કુમાર સર સાથે. સરની એક વાત, એક ખાસિયત એ છે કે એનું આખું જે કરિયર છે એક અનોખું રહ્યું છે અને એના વિશે આપણે વાત કરીશું, પણ આ પોડકાસ્ટ હિન્દીમાં રહેશે. તો દર્શક મિત્રો, તમને હિન્દી, બધા આપણી રાષ્ટ્રભાષા જે છે એ હિન્દી છે અને આજે આપણે રાષ્ટ્રની જ વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણે રાષ્ટ્રને કઈ રીતના સમર્પિત થઈ શકીએ, આપણે દેશ માટે શું શું કરી શકીએ, એના માટેની આજે વાત કરી રહ્યા છે. તો આવો આપણે આજે વાત કરીએ થોડી હિન્દીમાં અને કર્નલ તરુણ કુમાર સર જોડે. જો તમને તમારા કરિયરમાં આ ઇન્ડિયન આર્મીમાં આવવા માટે, આર્મ ફોર્સમાં આવવા માટે શું શું કરવું જોઈએ, આ કરિયર શું કામ ચૂઝ કરવું જોઈએ, એની બધી વાત आज करवाना है. तो आइए सर से मिलते हैं. पहले तो आपको खूब खूब हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने इस पॉडकास्ट में आने का ये हमें मौका दिया कि आप यहाँ पे आए. दूसरी बात ये हम ये जानना चाहते हैं सर कि इंडियन आर्मी में आपने 26 साल तक काम किया है, बहुत बड़ा टाइम रहता है और बहुत ही अच्छा आपने काम किया है और 2 साल आपने होटल मैनेजमेंट में भी काम किया हुआ है. उसके बाद आपने आर्मी ज्वाइन की, तो ये करियर पूरा एकदम इंटरेस्टिंग करियर कहा जाता है कि एक आपने पहले ऑलरेडी मैनेजमेंट का काम कर चुके थे, बाद में इंडियन आर्मी आपने ज्वाइन की. तो सर मेरी तो पहले ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी आपने ज्वाइन की, तब ये माइंड में कैसे आया था कि मुझे ये चूज़ करना है? डॉक्टर साहब, मैं ना शुरू से आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था. किस्मत की बात होती है कि आप नहीं बन सके क्योंकि मेरी आईसाइट वीक निकली थी. ओके. पर एक यंग ब्लड में ना खूब जोश जुनून होता है, वो कहता है कि अगर मैं ये हासिल नहीं कर पाया तो मैं और कुछ करूँगा. और उस चक्कर में मैंने होटल मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया. होटल मैनेजमेंट किया, 2 साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लग्जरी 5 स्टार होटल्स में मैंने काम किया. और वहाँ पर भी जब मैं काम करता था तो मेरे जो साथी, जो मेरे मित्र, जो मेरे सहभागी जो थे, मेरे कलीग्स बोलते थे कि व्हाई डोंट यू जॉइन आर्मी, तुम आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? तो उन्होंने शायद कहीं ना कहीं मेरे सब कॉन्शियसनेस के अंदर इस फीलिंग को जिंदा रखा. और मैंने एक दिन, अब होटल से गया मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम फिर से भरा और पहले मैं एनडीए के लिए जाता था, इस बार मैं सीडीएस के लिए गया था जी. और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का मैंने एग्ज़ाम भरा था. 2 दिन का एग्ज़ाम होता था और मैं सैटरडे संडे को एग्ज़ाम दे करके आया और कुछ महीनों के बाद मेरे को फिर से अपना रिज़ल्ट आया. उसके बाद मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड गया इलाहाबाद. एसएसबी 34 मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था और उसको रिजेक्शन बोर्ड कहा जाता है. बट अगेन भगवान की दया से आई वॉज द ओनली वन इन माई बैच हु मेड इट. ग्रेट. तो आपको लगा कि शायद डेस्टिनी या कुदरत जो है वो चाहती है कि आप फौज में ज्वाइन हो, लेकिन अभी आपकी लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है क्योंकि इसके बाद आपको मेरिट में भी फिगर करना होता है. ओके. तो लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से कुछ हज़ार रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसमें से कुछ एसएसबी क्वालिफाई करते हैं. एसएसबी एक दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट सिलेक्शन प्रोसेस है. इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है और ये ऑफिसर्स के लिए प्रक्रिया होती है. इसमें हमारा साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यू, और इसके बाद फिर हमारा एक कॉन्फ्रेंसिंग होती है. उन सब चीज़ों के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है. तो एक आदमी आपका सिलेक्शन नहीं कर रहा होता है. आपका सिलेक्शन जो होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक पूरा दिन जो होता है ना, आप इतने इंटेंस प्रेशर में आप क्वेश्चन और आंसर्स दे रहे होते हो कि आप बहुत बार उस एसी कमरे के अंदर आप पसीना पोंछ रहे होते हो क्योंकि आपको मालूम होता है कि अगर आपने नहीं दिया तो, क्योंकि हम सब इसी चीज़ से हमारे को मतलब वाकफियत नहीं होती है कि अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो शायद ये मेरे अगेंस्ट जाएगा जी. जबकि इट इज़ नेचुरल कि आप इतनी स्पीड में नहीं सोच सकते until unless you are trained for that. But then they make you go through that intense pressure, take certain decisions which you have to just answer. आपको ना वो आंसर देने होते हैं. आपसे कुछ बहुत ही बचकाने से और बहुत ही पेचीदे से सवाल पूछते हैं जिनका कि आपको आंसर देना होता है. आंसर में कुछ भी सही और गलत नहीं होता.
आंसर आंसर होता है, बट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो मैंने जब ये फ़ौज ज्वाइन की तो मेरे को ये समझ में आया कि डिसीजंस कभी सही और गलत नहीं होते। हम अपने डिसीजंस लेते हैं और फिर उनको सही प्रूव करते हैं। बिल्कुल सर। तो जब मैंने ये किया और जब मैं मेरिट में भी आया, तो मेरिट में आने के बाद फिर हमारे को समझ में आया, और फिर आपको कॉल लेटर आता है, फिर वो पूरी प्रक्रिया होती है, फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून गए और वहाँ पे आपने 1.5 साल का कोर्स किया और आप भारतीय सेना के ऑफिसर बन कर के बाहर निकले। आपका सर्विस जो होती है, उस दिन के बाद से जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हो, तब से आपका जो ज़िंदगी के प्रति जो नज़रिया होता है ना डॉक्टर साहब, मैं कहूँगा कि वो बदल जाता है। आपकी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन, एक गंभीरता, चीज़ों को समझने की जो एक शक्ति होती है ना, वो आने लगती है, क्योंकि अब आपको मालूम होता है कि आप अकेले नहीं हो। नाउ यू आर पार्ट ऑफ ए टीम, और वो आपको ट्रेनिंग एकेडमी से उसका हिस्सा बना दिया जाता है। तो वहाँ पे आप कभी भी कहीं पे भी अकेले घूमते हुए नहीं दिखोगे, हमेशा आप स्क्वाड्स में घूमोगे जी। तो आपको पनिशमेंट भी स्क्वाड्स में मिलती है। तो अगर एक बच्चा गलती करता है, सबको पनिशमेंट मिलती है। तो पूरे का पूरा स्क्वाड का बिहेवियर जो होता है, वो पनिशमेंट से नहीं डरता है, वो इस चीज़ से डरता है कि मेरी वजह से मेरे बैच को या मेरे स्क्वाड को पनिशमेंट नहीं मिले। आई शुड नॉट बी द कल्प्रिट, मैं वो गलत आम नहीं होना चाहिए इस पेटी का। तो वो चीज़ें हमने फ़ौज में जाने के बाद सीखी। और मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही नोबल, एक बहुत ही सम्मानीय प्रोफेशन है। आप किसी भी तौर से उसके साथ जुड़े, वेदर एज एन ऑफिसर और एज अ सोल्जर, आपको जो वहाँ पे सिखलाई मिलती है, आपको वहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलती है, आपको वहाँ पर जो कर गुजरने की जो क्षमता मिलती है, वो अविश्वसनीय है, आप सब लोगों की कल्पना से भी परे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, ये एनडीए और सीडी आपने बात की, अभी हाल ही में हमने सुना है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें नई इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में बोल सकते हैं, या इंडियन की भी कोई भी हमारे आर्म फोर्स में, ख़ास करके पहले जो वुमेन का वो एंट्री नहीं था, राइट, लेकिन अभी एनडीए के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और उनको भी स्थान मिल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक मिसकंसेप्शन है। वुमेन एंट्री जो थी वो 1992 से आर्मी में शुरू हो गई थी। बिल्कुल सर। तो ये कहना कि वो वुमेन एंट्री अभी शुरू हुई, अगर डॉक्टर साहब हम इसको अगर समझें तो क्या है कि आर्मी के ना बहुत सारे हिस्से होते हैं जी। तो कुछ होते हैं जो कि डायरेक्ट एनिमी के साथ लड़ाई करते हैं, फिर कुछ होते हैं जो सपोर्ट रोल में होते हैं, फिर कुछ होते हैं जो बैक एंड में होते हैं, जिनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एजुकेशन में आपको सपोर्ट करना, ट्रेनिंग में वहाँ पे आपके साथ रहना, लीगल में आपको मदद करना। तो वो वाले महकमे जो थे वो 1992 से चल रहे थे। ओके। मतलब वुमेन एंट्री शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री शुरू हुई, जहाँ पे जैसे लड़के आईटी का या बीई का एग्ज़ाम देते हैं, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देते हैं, टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप लोगों को, इन बच्चों को फ़ौज में और एज एन ऑफिसर आने का मौका मिलता है। तो उनकी भी एंट्री शुरू हुई। ये अभी हाल में ही हुआ कि जब हमारे सामाजिक परिवर्तन हुए, लोगों की विचारधारा बदली, और ख़ासकर जब ये समझा जाने लगा और लोगों ने जब कंपैरिजन किया कि फ़ॉरेन में ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता है, तो हमारी कंट्री में ऐसा। देखिए, हर एक कंट्री के लोग जो होते हैं ना, वो अपने सामाजिक परिवेश से आते हैं जी। तो इंडिया का जो सामाजिक परिवेश है और लेट्स से अगर यूएसए का जो सामाजिक परिवेश है, दोनों में बहुत भिन्नता है। हमारे वैल्यू सिस्टम सेम हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, यहाँ पे भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। वहाँ पे राखी नहीं मनाई जाती, वहाँ पे कोई और त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे दिवाली नहीं मनाते, वहाँ पे क्रिसमस मनाते हैं, बट जो सोसाइटल जो बॉन्डिंग होती है वो तकरीबन सेम ही होती है। जी बिल्कुल। पर उसको इस नज़रिए से देखना कि वहाँ पे वुमेन जो है फ़ौज में जा रही हैं, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है। पर जब इसके ऊपर सरकार ने डिसीजन लिया और आर्मी ने कहा कि हम आपके साथ हैं और हम इसको कुछ ट्राई करके देखते हैं, तो
के तहत वुमेन एंट्री शुरू हुई उन स्ट्रीम्स के अंदर जो सपोर्ट रोल्स में थे। जी। तो पहले वुमेन जो आती थी वो आर्मी सर्विस कोर में आती थी, ऑर्डिनेंस कोर में आती थी, जो बैक एंड मतलब जो असला बारूद जो आता है ना, वो जो चेन जो बनती है उसके द्वारा आती थी। अब धीरे धीरे आर्टिलरी में आने लगी। आर्टिलरी में अगर वुमेन आ रही है और अगर वो ओपी ऑफिसर है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर है, तो वो इन्फेंट्री के ट्रूप्स के साथ, इन्फेंट्री के कंपनी कमांडर के साथ फॉरवर्ड में जाकर के दुश्मन के साथ लड़ाई करेगी। क्या बात है। तो ये, और हर एक चीज़ को ना बदलाव को भी समय लगता है। समय लगता है। तो सिर्फ इसलिए कि कहीं और हो रहा है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हाँ। वो सही मापदंड नहीं है। पर ये कहना कि वुमेन आना सही है नहीं है, ये तो समय बताएगा। जी। कल को अगर वो, जैसे अभी आपने कारगिल वॉर में देखा था, सौरभ कालिया पकड़े गए थे, कैप्टन सौरभ कालिया। जी। उनके साथ बहुत बर्बरता पूर्वक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने उनके साथ बर्ताव किया था। आज भी उनके पिताजी जो हैं डॉक्टर कालिया, वो इंटरनेशनल क्या कहते हैं लॉ कोर्ट के अंदर उनका केस लड़ रहे हैं फॉर नॉट फॉलोइंग द जिनेवा कन्वेंशन एंड इन ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट टू अ सोल्जर। तो अब आप इसको एक छोटे से सेकंड के लिए सोचिए कि सौरभ कालिया की जगह पे वहाँ पे अगर एक वुमेन सोल्जर होती तो क्या, बस हमें उससे आगे इस पर डिस्कस नहीं करना है। करना। क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब लड़ाई होती है, जब दो फोर्सेस आपस में टकराते हैं, तो बहुत बार इंडियन आर्मी ने तो ये शो किया है, अपना जज्बा शो किया है, अपना कैरेक्टर शो किया है, अपने मॉरल वैल्यूज़ शो किए हैं, पर जो हमारे एडवर्सरीज़ हैं उन्होंने कभी नहीं शो किए। जी जी। ना उनके पास मॉरल वैल्यूज़ हैं, ना उनके पास कैरेक्टर है, ना उनके पास इंटेग्रिटी है। वो हर इस मापदंड पर फेल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी घृणा, अपनी नफरत ही दिखाई है। यहाँ तक कि उन्होंने मरे हुए सोल्जर्स को भी उनका जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया। जबकि कारगिल के दौरान जब पाकिस्तानी आर्मी ने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के अपने सोल्जर्स को लेने से मना कर दिया था, तो इंडियन आर्मी ने उनको पूरे सोल्जर ऑनर्स के साथ उनको दफनाया था। जी बिल्कुल सर। बिकॉज दे डिजर्व्ड इट। उनकी हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। वो एक ऑर्डर के अंतर्गत अपने काम को निभा रहे थे। वही 1971 में भी यही हुआ था कि हमने ही उनका सारे लोगों को सम्मान पूर्वक हमने दफनाया। हमने 90,000 उनके सोल्जर छोड़े। पर बहुत बार आश्चर्य होता है कि हम अपने वो 56 या 58 जितने भी थे, हम उनको वापस नहीं लेके आ पाए। मतलब वो एक अगेन एक डिबेट का विषय है। बट अगर हम सोल्जरिंग की बात करें तो ये इसके साथ के डेंजर्स होते हैं, पर ये बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि आपकी टीम जो होती है ना, आपकी जो यूनिट होती है ना, जिसका आप हिस्सा होते हो, वो यूनिट आपको मतलब कभी अकेला नहीं छोड़ती है। जी बिल्कुल। तो आप हमेशा बड़ी पेयर में होते हो, किसी न किसी की आपके ऊपर नज़र होती है। जब आप यंगस्टर होते हो, जी जी बिल्कुल। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो ज़्यादा लोगों की नज़र होती है। जी। और इनफैक्ट जब मैं कमांडिंग ऑफिसर बना था तो मेरे कमांडर ने, जो कि मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि तरुण, अब तुम्हारे को ना 2000 निगाहें देखेंगी। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि, कहते और तुम ना एक बंदर हो जो कि एक पोल पे चढ़ा हुआ है, और जो तुम्हारी बैक साइड है ना, वो 2000 लोग देख रहे हैं। तो यू आर लाइक अ मंकी ऑन अ पोल एंड योर बैक साइड इज विजिबल टू 2000 पीपल। तो मैंने बोला सर इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला कि नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका कंडक्ट कैसा है। आपका कंडक्ट अपने सोल्जर्स के सामने ही नहीं, पर जब कोई भी नहीं है तो भी आला दर्जे का होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपको नहीं मालूम कब कौन कहाँ आपको ऑब्जर्व कर रहा है। बिल्कुल। तो आप कुछ समय के लिए पर्दा रख सकते हो, आप कुछ समय के लिए अपने आप को अच्छा शो कर सकते हो। जी बिल्कुल। पर अगर आप सही मायने में अच्छे नहीं हो तो आपका जो वो गेम है, आपका जो वो दिखावा है, वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर। सर यही बात अगर हम देखा जाए कि स्कूल के दौरान जो हम हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, और उनको ये डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, आपने जो बात की कि हमारे सारे जितने भी सोल्जर्स हैं एक बड़ी होते हैं, तो क्लास में भी ऐसा माहौल बने कि हम साथ में सबको लेके चले। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर होने लगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उस पर थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं हमारे ये सिस्टम के बारे में? अब आपको विश्वास नहीं होगा कि जब हम
फौज छोड़ करके बाहर आते हैं जी। तो 90% जब भी हम कॉरपोरेट्स में जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है हम्म, आम जिंदगी के अंदर, हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दो चीज़ों में है, एक ट्रस्ट का और दूसरा टीम वर्क का। ट्रस्ट बहुत छोटा शब्द है, भरोसा हम किस पे करते हैं? भाई भाई पे नहीं करता। ज़मीन जायदाद के लिए, कुछ लाखों रुपए के लिए हम अपने रिश्ते, खून के रिश्ते तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। लोगों को मरने मारने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। हम्म, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग माओं के बच्चे होते हैं, हम्म, पर हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, जो हमारा कल्चर होता है यूनिट का, जहाँ पे हम इकट्ठे किए जाते हैं, और ये कल्चर बनना कहाँ से शुरू होता है डॉक्टर साहब? ये कल्चर बनना शुरू होता है हमारी ट्रेनिंग एकेडमी से। बिल्कुल। जब आप वहाँ पे जाते हो तो हम अलग अलग जगह से आए होते हैं, हम सबके खान पान, वेशभूषा, बात करने का तरीका सब कुछ अलग होता है। हम्म, मतलब कोई साउथ से होगा, कोई कहीं से होगा, और आप सोचो कि वो साउथ का लड़का जो होता है जब वो एक जाट रेजिमेंट में जाता है और वहाँ बोलता है अरे छोरे, तो उसके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहाँ से आता है? बिकॉज वो उस कल्चर को, उस वातावरण को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। जी बिल्कुल। सिमिलरली जब मैंने साउथ इंडियन यूनिट कमांड की थी 1 साल के लिए, तो मैं सीधे सबसे पहले मैं वणकम ही बोलता था, नमस्कारम वणकम, क्योंकि वो वहाँ पे हमारा सैल्यूटेशन का तरीका था। जी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने सैम मानेकशॉ की पिक्चर देखी होगी जी बिल्कुल। तो गुरखा पलटन के अंदर आपको गुरखाली सीखनी पड़ती है। तो हमें अपने सोल्जर्स की भाषा सीखनी पड़ती है। और यही कॉन्सेप्ट जो था वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर भी है, पुलिस सर्विसेज के अंदर भी है। जो भी लोग किसी भी कैडर के हों, किसी भी भाषा के हों, जब वो जिस स्टेट में काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ की भाषा और वहाँ की जो लिखाई है वो आनी चाहिए, क्योंकि उनका ज़्यादातर काम तो आम जनता के साथ होगा, पढ़े लिखों के साथ ज़रूरी नहीं है होगा। और शुरुआती दिनों में सबके सब जो हैं वो इतने किस्मत वाले नहीं होंगे कि वो स्टेट कैपिटल में हो या टियर 1 सिटी में हो, वो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में होंगे, ऐसी जगहों पे पोस्टेड होंगे। हम तो अपनी फ़ौजी ज़िंदगी का 70% टाइम जो है हमने फील्ड एरिया में गुजारा है। जी बिल्कुल सर। तो जब फील्ड एरिया में गुजारा है तो हमें अपने जवानों के साथ हमने ज़्यादा समय बिताया है। उस समय उनके साथ जो हमने समय बिताया है, उनके साथ जो हमने ट्रेनिंग की है, उनके साथ जो हमने चीज़ें की हैं, वही दिशा निर्धारित करती हैं कि हम कल को जब एक दुश्मन का सिर्फ पता चलता है कि उसने उस बॉर्डर के ऊपर कुछ किया है, तो हमारी पूरी टीम को मालूम होता है कि हम में से किसकी क्या जवाबदारी होगी, क्योंकि हम उसके लिए रोज़ अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। वो यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो हमारे को कभी भी ये शक शुबा नहीं होता, हमें ऑर्डर्स की कमी नहीं होती है, क्योंकि हमें ये समय समय पे बताया होता है। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैंने फ़ौज में जो सीखी वो ये थी, जो आपने टाइम मैनेजमेंट बोला, जी बिल्कुल। डिसिप्लिन बोला। जी। जब मैं यंगस्टर था और जब मैं एकेडमी में गया तो मैंने एक चीज़ सीखी कि आपका ना सुबह से दौड़ा दौड़ा करके भूत बना दिया जाता है। तो जब आप इतना दौड़ने के बाद आपको फिर ड्रेस चेंज करनी होती है, फिर से नहाना होता है, क्योंकि आप पसीने में लथपथ होते हो। अच्छा, आपके जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ है वो ठंडे इलाके में, एनडीए खड़गवासला में पहाड़ी के ऊपर है, यहाँ देहरादून के अंदर है, ठंडा इलाका है, लेकिन आप ऐसे पसीने में, मतलब आप ऐसे निचोड़ो तो आधा मग आपका पसीना आ जाएगा। आप नहा करके जब तक आप ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो, अगर आपके अंदर स्पीड और अपनी यूनिफॉर्म को पहनने की जो स्पीड है वो आपने नहीं इम्प्रूव की, तो आप ब्रेकफास्ट मिस करोगे। आप सोचिए कि अगर आप सुबह 1.5 घंटा आपने कुछ भी नहीं तो तकरीबन आप 10 से 12 किलोमीटर दौड़े हैं, आपने कुछ भी नहीं तो 4 से 5 सेट जो है रस्सा चढ़ाई की है, 10 से 15 बार आपने 15 फीट डिच या 10 फीट डिच जो है वो, सॉरी 9 फीट डिच या 8 फीट डिच जो है वो जंप की है, फिर आपने कुछ बीम्स लगाए हैं 8 से 12, आपने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस करने के बाद, हफ्ते में 1 से 2 दिन आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स करते हो, ये सब करने के बाद अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिला
तो आप अब लंच के टाइम तक आपके पेट में कितनी अजीब अजीब सी ना प्रॉब्लम हो रही होगी। आपका पेट जो होगा, आंतड़ियाँ जो कुलबुला रही होंगी और आप सोच रहे होगे कि यार मैं कैसे करूँ। अच्छा, और फौज की एक और खासियत क्या है, आप खाना पैक करके अपने साथ नहीं रख सकते, आप वहाँ पे बैठ के ही खाना खाओगे। जी, लंच बॉक्स लेके नहीं जा सकते जैसे स्कूल में लेके जा नहीं। सकते हैं। तो आप, अच्छा अगर मैं, अच्छा वहाँ पे हमें साइकिल से इशू होती है। हम्म, अगर मेरा स्क्वाड जो है, अब हमारे ना जब ये पीटी ख़त्म होती है, पीटी के बाद हम नहा धो करके ब्रेकफास्ट करके अब हमारे आउटडोर्स होते हैं। हम्म, तो आईएमए के अंदर आउटडोर्स जो होते थे वो टॉन्स नदी के साथ होते थे। वहाँ पे एक टॉन्स रिवर है। अभी आपने जब देहरादून में अभी जब आ रहा था कि बारिश हुई, सब कुछ हुआ, तो टॉन्स रिवर का भी उसमें नाम आया था कि उसके ऊपर से एक ब्रिज टूट गया है, सब कुछ है। जी, तो वो टॉन्स रिवर जो है उधर उसके पास हमारे स्टैंड्स बने हुए हैं। उन स्टैंड्स के ऊपर जा कर के हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो हमें डिफेंस की, अटैक की, एडवांस की, उन सब चीज़ों की जो बेसिक जो मिलिट्री टैक्टिक्स होती हैं ना, उसकी जानकारी देते हैं। तो वहाँ से वो हमारे को कि हम जंगल को कैसे देखें, एक आम उसकी तरह से तो हम देख सकते हैं, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, है ना, मज़ा आ गया। तो शाहरुख खान की तरह हम ऐसे हाथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मिलिट्री मैन की तरह देखना है तो आप देखते हो कि इसकी कितनी लेयर्स हैं, ये वहाँ तक पहुँचने में मेरे को कितने फोल्ड्स मिल रहे हैं, मैं कितने टाइम मैं विजिबल रहूँगा, कितने टाइम मैं अपने आप को छुपा सकता हूँ, मैं कैसे इन कॉन्टोर्स को यूज़ कर सकता हूँ, जो ज़मीन में जो फोल्ड्स हैं इनको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ कि दुश्मन को मेरी मूवमेंट का पता ना चले। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको जब वो एक स्टैंड पे ले जाके वहाँ से दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि अब आप यहाँ से भागते हुए जाओ वहाँ पे, तो आपको समझ में आता है कि ऊपर से जो चीज़ मेरे को दिख रही थी और एक्चुअली जो चीज़ है उसमें क्या फ़र्क है। बिल्कुल। तो आप जब इन सब चीज़ों से रूबरू होते हो, इनके साथ आप फेस टू फेस होते हो, तो आपको समझ में आता है कि लाइफ या सोल्जरिंग इतनी सिंपल नहीं है। इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ डिफेंडिंग योर बॉर्डर्स, डिफेंडिंग योर मदर लैंड। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितनी सक्षमता हासिल करते हो उसको करने में। तो आप जितना, अच्छा अब आपने यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँचना था, तो मैं वो बात बताना भूल गया, आपका पूरा स्क्वाड निकल गया, आप अकेले रह गए हो। आप सोचो अगर आपको रास्ते में उस्ताद मिल जाए, आपको वो साइकिल पे नहीं आने देता। अच्छा। आपको बोलता है साइकिल उठाओ और अब दौड़ते हुए जाओ, क्योंकि यू मिस्ड दैट स्क्वाड ऑफ योर्स, जिस स्क्वाड का आप हिस्सा थे। हम बहुत बार पूछते थे कि हमने कहा उस्ताद साइकिल तो है ना, साइकिल पे जाने दो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, अब दौड़ते हुए तो बैंड बज जाएगा वहाँ पे। कहता नो, आपको टाइम पे पहुँचना है, 2 ब्रेड 2 टोस्ट कम खाना, पर अगर टाइम पे नहीं पहुँचे तो गोला बारूद नहीं रुकेगा। बिल्कुल। एंड इट्स अ फैक्ट। जो हमारे फायर प्लान्स होते हैं वो टाइम ऑन टारगेट और उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। तो अगर आपने स्टार्ट लाइन जो है जहाँ पे पैदल जो थल सेना जो होती है उसने उसको क्रॉस करना है, अगर उसने उसको टाइम पे क्रॉस नहीं किया तो फायरिंग तो शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो तो 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से फायरिंग कर रहे हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन उस टाइम पे इतने आला दर्जे की थी। तो आप सोचिए कि आज तो हम बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, आज तो कम्युनिकेशन सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। आज से 35 साल पहले चीज़ें जो थी वो रेडियो सेट के ऊपर होती थी, आज जो रेडियो सेट्स हैं वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बिल्कुल। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो आपने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। तो आप बताओ मेरे को कि साइकिल होते सोते मेरा उस्ताद जो है वो मेरे को साइकिल उठा करके 2 किलोमीटर दौड़ाता है, और मेरी मजाल है कि मैं बीच में भी सोचूं कि मैं साइकिल पे चढ़ के बैठ जाऊं, क्योंकि अगर उसने देख लिया कि मैंने मकरापंती की या मैंने इस बात को नहीं माना तो इसका मतलब है कि मेरी इंटेग्रिटी खराब है। राइट। तो मैं 2 किलोमीटर तक साइकिल उठाता हुआ, अच्छा और जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मैं वैसी क्लास के लिए लेट हो चुका हूँ। तो जो मेरा इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे, आपको क्या लगता है कि वो मेरा मिठाई के साथ इंतज़ार कर रहा है? नहीं, कहेगा अच्छा यू आर लेट। तो वहाँ पे वो मेरे को कुछ भी नहीं तो 50 या 100 पुशअप्स करने को बोलेगा। बट नाउ यू लुक एट इट, हम सॉफ्ट बॉयज़ थे, ममाज बॉयज़ ना,
माँ ने बहुत पाल पड़ोस के बेटा ये खा ले, ये कर ले, ऐसे करके बनाया था। वहाँ पे जा कर के ये जो सारी एक्टिविटीज़ जो थी ना, इन्होंने हमें स्ट्रांग बनाया, ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाया, हमें मेंटली स्ट्रांग बनाया। और मेरा ये मानना है कि मैं आपको फिजिकली स्ट्रांग ना किसी भी एज में कभी भी कर सकता हूँ, पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए मेरे को आपको एक ऐसा इकोसिस्टम देना पड़ेगा, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, आपको एक ऐसा वातावरण देना पड़ेगा, तभी आप मेंटली स्ट्रांग हो पाओगे। जी बिल्कुल। तो फौज वो आपको वातावरण देती है। वहाँ पे जब आपको पहली बार बोला जाता है ना, मैं आपको एक उदाहरण दूँ जी। हमारे को ना पहले या दूसरे दिन ही ना स्विमिंग पूल में लेके जाते हैं। अच्छा, ज़िंदगी में ना किसी ने भी इतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं देखा होता, इंटरनेशनल साइज़ के स्विमिंग पूल्स होते हैं जी। तो आप सोचिए कि खुले उसके अंदर एक जगह पे वो 30-40 जेंटलमैन कैडेट्स हैं और सबको बोला कि ड्रेस चेंज करके ना, तो सारे के सारे अपने कॉस्ट्यूम में आ गए और सारे खड़े हुए और सब एक्साइटमेंट, पैल्पिटेशन हो रही है, आपकी ना सांसें बढ़ी हुई हैं, आपकी मतलब उंगलियां ना, वो नसें जो है ना थरथरा रही हैं कि क्या होगा यहाँ पे। उस्ताद आता है और उस्ताद बोलता है, कहता है पहले तो हमारे को थोड़ा बहुत गर्म करता है वो, ठीक है, वहाँ पे रोलिंग कराता है, ये कराता है, पुशअप्स कराता है, फिर उसके बाद सीधे पूछता है, कहता है जो लोग स्विमिंग बिल्कुल नहीं जानते एक साइड, जो लोग कहते हैं कि उनको स्विमिंग थोड़ी बहुत आती है यहाँ पे, और जिनको स्विमिंग अच्छे से आती है यहाँ पे, आपको 3 ग्रुप में इकट्ठा कर देते हैं ताकि आप खुद डिसाइड करो। वो नहीं बोल रहा कि आप कूदो और वो, उस हिसाब से वो आपको जंप कराते हैं। ओके। क्यों? क्योंकि अगर आपको स्विमर के साथ जंप करा दिया तो इतने सारे हाथ पांव मार रहे होंगे तो उसमें किसी की छपछपाहट तो दिखेगी नहीं दिखेगी। तो वहाँ पे सारे लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी डंडी लेकर के, उसके आगे लूप होता है कि इसको पकड़ के खींच लेंगे, सब लेके बैठे होते हैं। तो आपको वहाँ पे जाकर के इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप अपने साथ, अपने आप से भी सच बोलते हो, या फिर आप बोलते हो, कहते नहीं देखी जाएगी यार, उस्ताद मैं स्विमर हूँ, चाहे मेरे को 10 मीटर ही स्विमिंग करना आता था। आप जाते हो, कूदते हो, और उस दिन आप देखते हो कि आप 10 मीटर नहीं, आप 40 मीटर स्विम कर गए, और वो 50 मीटर का पूल था। पर क्या है कि वो 50 मीटर का पूल जो है वो आपको स्विमिंग करके पास करना है। अगर आपने वो स्विमिंग करके 50 मीटर का पूल और वो जंप नहीं की जो 10 मीटर बोर्ड से होती है, तो आप अगले टर्म में नहीं जाओगे। आपको वो डर निकालना है। जी, ये लाइफ स्किल भी है कि स्विमिंग अगर आती है तभी आप वहाँ, क्योंकि आप जानते नहीं। देखिए हमारे ना, हमारे जो दुश्मन है जी, उसके साथ पंजाब के इलाके के अंदर, राजस्थान के इलाके के अंदर डिच कम बंद है, कैनाल्स हैं। वहाँ पे जो ऑब्स्टिकल सिस्टम है वो कैनाल्स का है। तो कैनाल में आप चाहे अपने आप को रस्सी के साथ एंकर करके भी जाओगे, पर अगर आपको स्विमिंग नहीं आती होगी, गलती से अगर आप बह गए, तो आपको कम से कम इतनी तो स्विमिंग आनी चाहिए कि आप किनारे तक पहुंच जाए। जी। तो ये सारी जो लाइफ स्किल्स आती हैं आपको इन दी नेम ऑफ एडवेंचर, जी, ये आपको फौज में ही मिलती हैं। बिल्कुल सर, आपने पहले भी बताया, जैसे आपने उस्ताद जैसे साइकिल के ऊपर आपको उठा के दौड़ने के लिए बोल रहा, क्योंकि वो आपके इंटीग्रेटिव पार्ट को भी देखते हैं, लॉयल्टी भी देखते हैं। आप टाइम पे नहीं पहुँचे तो वहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे इम्प्रोवाइज़ भी हो गया कि आपके क्यों नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती है। वैसे आपने लाइफ स्किल की बात करी कि आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी कि वो भी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, और डिसिप्लिन तो ये बिल्कुल एक नींव है। वहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि हम सारे जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी जेंटलमैन कैडेट्स आईएमए के अंदर जो भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हैं उनको जेंटलमैन कैडेट्स बोलते हैं जी, और एनडीए में उनको कैडेट्स बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो वो जीसीज होते हैं, जेंटलमैन कैडेट्स। तो उनसे एक ऑनर कोड की अपेक्षा होती है। ऑनर कोड मतलब अगर आपने गलती की तो आप ओन अप करोगे। हम सबको अपने कॉन्शियस में मालूम है डॉक्टर साहब कि क्या सही है क्या गलत है, और कुछ समय के बाद हम किसी भी वातावरण में आए, हमें मालूम है कि हम ये सही नहीं कर रहे, ये हमारी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही कि ये मेरे को करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, जब हम सिविल में रहते हैं, कुछ करते हैं बिजनेस के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए, अपने लालच के लिए हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही मार देते हैं। फौज वो आपको नहीं होने देती है।
तो वो कहती है कि आपको ऑनर कोड के तहत ओन अप करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप नहीं भी करते ओन अप, तो आप सोचिए कि इतने सारे मेरे साथी लोग थे, उन्होंने तो देखा ना कि मैंने ये गलती की है। मैंने तो अपने उस्ताद के सामने या अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ओन अप नहीं किया, पर इन्होंने जो देखा, दैट इम्प्रेशन दे विल कैरी। आप बताइए कि क्या कल को वो मेरे पर भरोसा करेंगे जब इट वुड बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम फौज में एक शब्द है जो कि हम बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बोलता हूँ मैं जनरली, कि वी आर टू ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। जब हम बडीज़ बनते हैं, जब हम साथी बनते हैं, तो हम दो भाई होते हैं जो अलग अलग कोख से जन्मे होते हैं, पर हमारे अंदर का जो बॉन्ड होता है ना, वो वैसे ही होता है जैसे कि माँ बाप चाहते हैं कि दो भाइयों के बीच में। ये जो इम्पैथी है ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और इमोशनली ये स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना इमोशंस भी स्टेबल रखना है और ये बॉन्ड भी बनाना है, ये भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ना मेरे से किसी ने पूछा था, कहता है कि सर क्या आप लोगों को डर नहीं लगता जब फायरिंग हो रही होती है? मैं कह लगता है यार, क्यों नहीं है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। मैंने कहा पर डर से ज़्यादा मेरे को अपने साथी की चिंता होती है, मेरे को अपनी चिंता नहीं होती है। और अगर मैं इस ट्रुप को लीड कर रहा हूँ तो मेरे लिए एक ही चीज़ होती है कि जब ये फायरिंग चल रही है तो मेरे ट्रुप का, मेरी टीम का कोई भी बंदा जख्मी ना हो या उसको गोली ना लगे। बिल्कुल। और उसको बचाने के लिए मैं उस गोली के सामने आ सकता हूँ। तो मैंने कहा जब मैं ट्रूप लीडर होकर के ये काम करने को तैयार हूँ, तो तुम सोचो कि वो लोग भी तो ये काम करने को तैयार है। और यही हमारे बीच की बॉन्डिंग और यही हमारे बीच का जुड़ाव है, जो शायद ना शब्द बता सकते हैं, ना इनके पीछे कोई बड़े बड़े मैं आपको कोई थ्योरीज दे सकता हूँ। ये सब एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट का, एक सिखलाई का नतीजा है। बिल्कुल सर, हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं और ये सब एक साथ में, उसका सबका एक गोल एक ही है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम साथ में क्यों काम कर रहे हैं। और सर यही चीज़ अगर हम हर एक देशवासियों को अगर सिखलाई जाए कि भाई आप भले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लेकिन काम किसके लिए करो, एक देश की इकोसिस्टम यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्री के लिए भी थोड़ा कुछ आप दे तो रहे हो टीडीएस के तौर पे, या आप जो भी कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, लेकिन आप एक अपने देश के लिए कुछ तो काम कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो। तो ये अगर जो सारी वैल्यू सिस्टम है उनमें भी ये इकोसिस्टम क्रिएट हो और ये स्कूल से ही अगर हो, तो ये बात सारे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि अगर आर्मी में भी ऐसा होता है, इसका थोड़ा परसेंट भी अगर स्कूल से ही होने लगे, तो जो भी अपना करियर चूज़ करेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा भी वो ऐसा जो बड़ी सिस्टम डेवलप करें, ऑफिस में करें, स्कूल में करें, तो एक ऐसा माहौल तैयार होगा। जो मैंने अभी जो बात की कि इमोशनली लोग स्टेबल नहीं है, अभी जो बात हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ पे बच्चे अपना एंगर और अपना जो कहते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, या तो फिर कहा जाए कि भाई थोड़ा सा इमोशंस में बह जाते हैं। तो ये अगर स्टेबिलिटी अगर उसमें नहीं है तो वो अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं सकते। उसका भी कारण है डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर। उसका कारण है कि अब हम ना सिक्लूडेड लाइफ जी रहे हैं। अब हमारी ज़िंदगी जो है ना एक मोबाइल, एक टैब तक सीमित रह गई है। बिल्कुल सर। हम जब मैंने फ़ौज छोड़ी तब तक हम ना फेसबुक का हिस्सा थे, ना इंस्टाग्राम का हिस्सा थे, हम किसी भी सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं थे। हम अपनी फ़ोटोग्राफ्स जो होते थे वो सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते थे यूनिफॉर्म के अंदर जी। हमारे पर काफ़ी सारी बंधन थे, काफ़ी सारी रुकावटें थी। नॉट लाइक जैसे अब हमारे जो बाकी काउंटर पार्ट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, इनके तो सबके, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग के अंदर होते हैं, उनका तो वैसे भी आ जाता है फोटोज़ वगैरह। नहीं, वो वाले फ़ोटो नहीं जो कि सोशल मीडिया में, मैं बात कर रहा हूँ कि उनके अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं। हाँ। और वो सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू वो एक सेलिब्रिटी स्टेटस अटेन कर चुके होते हैं। यस, ठीक है ना। बिल्कुल। किसी को कोई होता है, कोई सिंघम के नाम से जाना जाता है आईपीएस ऑफिसर, कोई लेडी दबंग होती है, कोई कुछ होता है। मतलब सबने अपने अपने तौर तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रखा होता है। अनफॉर्चुनेटली हम आर्मी के अंदर, हमारे पास ये लग्जरी नहीं थी कि हम टैंगो चार्ली कह करके अपने आप को सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रख सकते। और इसका एक बहुत अच्छा परिणाम क्या होता है
कि हमारे अंदर ना वो रिकग्निशन की भूख नहीं होती है। जी। मैं आपको जो ये चीज़ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। मैं 2003-4 में जोशीमठ में पोस्टेड था। जोशीमठ उत्तराखंड का वो हिस्सा है जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उन सब चीज़ों के लिए जो माउंटेन ब्रिगेड जो है, मैं उसका एक अहम भूमिका निभाता था वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे था तो मैंने वहाँ पे देखा कि आपको अल्टीमेटली क्या चीज़ चाहिए होती है। जब त्रासदी आती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम 2004 के अंदर विष्णु प्रयाग हाइडल प्रोजेक्ट के पास जेपी ग्रुप का था, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ओके। 2004 की बात है। हमने उस समय जो जेपी हाइडल प्रोजेक्ट के जो बड़ी बड़ी टनल्स थी ना, तो बद्रीनाथ के अंदर उस समय तकरीबन 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो थे वो अटक गए थे। राइट। तो वहाँ पे हमारी जो स्काउट्स बटालियन जो थी, उन्होंने लंगर के अपने जो राशन थे वो खोल दिए। हमने यहाँ से उस पूरे के पूरे जेपी हाइडल प्रोजेक्ट के जो जीएम जो थे वो हम एक टाइम पे मेरे ब्रिगेड कमांडर रहे थे किसी और सेक्टर के अंदर, तो वो वहाँ पे थे। तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। कितने वर्कर्स बह गए थे उस क्लाउड बर्स्ट के अंदर, किसी को अंदाज़ा नहीं था। पर उन लोगों को यहाँ तक निकाल के लाना हमारा मेजर एक मकसद था। उस मकसद को हमने बखूबी निभाया और उसके बाद हम चुपचाप वहाँ से निकल लिए। हम में से किसी ने पीआर की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने किसी ने कोई न्यूज़पेपर में अपना कोई वो नहीं छपवाया, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल। क्योंकि हमारी जो एक फीलिंग जो अपनी हमारे देश की जनता के प्रति है, क्योंकि हम सब लोग, हमारे जो जवान है ना, वो भारत के कण कण से आते हैं। तो उनका जो लगाव, जो उनका जो एक अपनापन, जो अपनत्व जो जनता के प्रति होता है, वो अनमैच्ड होता है। बिल्कुल सर। तो हमने वो सब किया, 2000 लोग निकाले। उन लोगों ने पता नहीं कितनों ने हाथ पकड़े, कितने रोए, कितने फुट फुट के रोए, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कि अब शायद हम कभी वापस नहीं निकल पाएंगे। आप जब भी आप कभी ना ऐसी कुदरत की मार से गुजरते हैं ना, तो आदमी को अपने छोटे होने का एहसास हो जाता है सर। ठीक है जी। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी। हाँ। और हमने कहा कि ये हमारे बस में था, हमने ये कर दिया, बस हम तो निमित्त मात्र हैं। ठीक। और ये सर आपने उत्तराखंड में भी किया था, आर्मी ने केरल में भी किया हुआ है, जम्मू कश्मीर में तो हर बार ये बाढ़ आती है तब आर्मी ही उनके सपोर्ट में आती है, इसीलिए तो आर्मी दिल में है, बाकी सब दिमाग में रखता है तो ये चीज़ सर होती है। दूसरी सर ये भी बात साथ में आपसे ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमें शेयर कीजिए, आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में भी थी, उस टाइम पे आतंकियों से भी भिड़ना हुआ और आपने सियाचिन ग्लेशियर में भी पाकिस्तानी आर्मी से भी भिड़ंत हुई थी, उस टाइम की कुछ बातें हो तो आप बताइए हमें। हाँ, बहुत पुरानी बातें हैं। जब सियाचिन ग्लेशियर जो था ना, मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, 92 93 की, तो उस समय वॉलंटियर्स जाते थे, यूनिट्स होती थी वहाँ पे, बट हम वो एज वॉलंटियर्स गए थे क्योंकि वहाँ पे उस समय डॉक्टर साहब जो कैजुअलिटी रेट जो था ना, कैजुअलिटी रेट मतलब कि कितने लोग एक दिन में वहाँ से निकल रहे हैं, वो जो था ना 1.8 था। और ये इंडिया टुडे ने उस समय कवर किया था। तो 1.8 में 1.2 जो फिगर जो था वो ड्यू टू वेदर एंड 0.6 वाज ड्यू टू एनिमी। तो आप सोचिए कि आप दुश्मन से ज़्यादा आप वहाँ पे वेदर से लड़ रहे थे। यस। और वेदर वाज रियली टेरिबल। आज हमारे पास बहुत अच्छा साजो सामान है, उस समय भी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा साजो सामान था, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोगों से लापरवाही हो जाती थी। कहीं पर आप शायद थोड़ी देर के लिए आपने सोचा कि अब जैसे आप चलते हो वहाँ पे, तो चलने से जब भी आप रुकते हो, रुकने के बाद जब आप हॉल्ट करते हो तो आपको अपने सॉक्स निकाल लेने चाहिए, क्योंकि पसीना आता है, बॉडी में स्वेट होता है। हम विंड चीटर पहन करके वॉक करते हैं और अंदर पूरी की पूरे, और अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर से अगर हवा को जाने देंगे तो हमारा जो मॉइस्चर होता है ना, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि रेगिस्तान में लोग वो लबादा क्यों पहन के घूमते हैं जी। वो इसलिए पहन के घूमते हैं ताकि आपके बॉडी कम से कम विजिबल हो,
क्योंकि इतनी गर्म हवा चल रही है, जैसे हम लू बोलते हैं, जी। जब आपकी बॉडी को टच करके जाएगी तो आपकी बॉडी से सारा मॉइस्चर ले जाएगी ले जाइए, बिल्कुल। और थोड़ी देर के बाद आपको प्यास लगेगी। हम्म, पानी की कमी है वहाँ पर। हम्म, ग्लेशियर में भी सेम प्रॉब्लम है, अच्छा। बर्फ़ ही बर्फ़ है, पानी नहीं है। हम्म, पानी आपको पिघला करके बनाना बनाना पड़ता है, जी। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि ग्लेशियर के अंदर कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है क्योंकि फ्रोज़न स्टेट में है। हम्म, तो अगर आप वहाँ पे सुबह मॉर्निंग के काम के लिए जाते हो तो वो जगह अलग होती है, हम्म, आपको पानी निकालना है तो वो जगह अलग होती है। वहाँ से आप आइस लेकर के आते हो, आप उस आइस को उबालते हो, उबालने के बाद छानते हो, छानने के बाद हमारे पास अपनी इंसुलेटेड बॉटल्स होती थी जिनमें हम उस गर्मा गर्म पानी को डालते थे ताकि वो पानी थोड़ी देर के लिए रहे। हाँ, घंटे भर के अंदर वो पानी जम जाता है। जम तो अगर उसके अंदर जम गया तो हम किसी भी तरीके से उसको फिर हमें वो बॉटल फेंकनी पड़ेगी ओ, क्योंकि वहाँ पे तो सारा कुछ सब ज़ीरो है, एवरीथिंग इज़ माइनस में। साइचिन ग्लेशियर में एवरीथिंग वाज इन माइनस। तो आप कैसे सरवाइव करोगे, वहाँ पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। और आप सोचिए कि इन सब चीज़ों के बीच में फिर दुश्मन आपके ऊपर फायरिंग कर रहा है, आपके पास छुपने की जगह नहीं है। हम जो देखते हैं सर वो कंटिन्यू वॉक करते हुए देखते हैं, वहाँ पे रुकने के लिए या जो भी है, आपने जैसे बताया कि फायरिंग भी हुई, हम चलना भी मुश्किल होता है, उस टाइम पे कैसे उनको जवाब देते हैं, वो एक बात भी एक सोचने लायक है। हाँ, तो क्या होता है कि फायरिंग के टाइम पर आप जनरली जैसी फायर होता है तो हम सबको अपने पोस्ट पे आ जाना चाहिए। ओके। अब हम पोस्ट से बाहर क्यों निकले थे? हो सकता है हम असला, बारूद, रसद लेने के लिए निकले हो, हमें अपने मेंटेनेंस का सामान चाहिए होगा, तेल चाहिए, राशन आया होगा। आप कितना राशन रखोगे? अच्छा, सारा काम जो होता है आप खुद करते हो। आप आधे रास्ते जाते हो, नीचे से आधे रास्ते लोग आते हैं, उसको हाफ लिंक बोलते हैं। तो आप ऊपर से नीचे जाते हो, नीचे से जब आप ऊपर आते हो तो आपको समझ में आता है कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट थाई लेवल तक आपका पाँव जो होता है बर्फ़ के अंदर स्नो में चला जाता है। जी। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वॉक जो आप करते हो, बट वाई यू डू इट इज़, अगर आप मेरे से पूछें कि मैं क्यों करता था, तो मैं इसलिए करता था कि वहाँ पे आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। तो आप अपने लिम्स को, अपने हिस्से पुर्जों को चालू कैसे रखोगे? हाँ, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी पड़ती आपको है, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तभी आप तो हम, और इसी बहाने क्या होता था कि हम पोस्ट के ऊपर ना, मैं और मेरे 3 सोल्जर्स थे, वी वर एट एन आइसोलेटेड पोस्ट। तो मैं उनके साथ कितनी देर समय बिताऊंगा, कितनी देर बात करेंगे। तो जब हम हाफ लिंक पे जाते थे तो हर रोज़ 2 लोग नए जाते थे, तो उनको कुछ नए लोग मिलते थे जिनसे वो बात कर सके। वी आर ऑल सोशल पीपल जी। तो हमें बात करना, नए लोगों से मिलना, चाहे वो सोल्जर्स ही थे, उसमें से कोई बोलेगा, कहेगा मैं तेरी चिट्ठी लेकर के आया हूँ, तो कहेगा अच्छा मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो वो वाले दिन थे जब लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका एक अपना मज़ा था, उनका एक अपना महत्व था। आपके यूनिट से चिट्ठी आती थी, आपके सोल्जर्स आपको चिट्ठी लिखते थे, वो बोलते थे, कहते साहब अपना ख्याल रखना, हम सब आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और इन सब के बीच में एक गोला फटता है, लड़ाई होती है। मेरे साथ वाली पोस्ट थी जिसके ऊपर कि एक ऑफिसर को ऐसी ही शेलिंग के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। ओके। आफ्टर ऑल हमें भी तो दुश्मन को बताना है ना कि भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनके साथ वो कर रहे थे। सुबह से हमारी फायरिंग शुरू थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने दुश्मन को नेस्तानाबूद कर रखा था। पर कहीं ना कहीं शाम होते होते, अच्छा क्योंकि ग्लेशियर में कभी भी अंधेरा नहीं होता है, ओके। दिन में सूरज होता है, जब शाम को चांद निकलता है तो भी दूधिया सी रोशनी होती है क्योंकि हर तरफ स्नो ही स्नो है। स्नो ही है, हाँ। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वाइट लाइट, जैसे आपके कमरे में नाइट लैंप नहीं चल रहा होता। जी जी, बिल्कुल। तो आप उससे भी आप सोचिए कि अगर आपका पूरी दीवार वाइट है, सब कुछ वाइट है, तो आपको कैसा लगेगा। जी। तो वो वैसा चल रहा होता है। उन सब के बीच में आप वहाँ पे रहते हो और रह कर के आप उस टाइम पे एक राउंड जो था वो मेरे पोस्ट पे गिरा। अच्छा, क्योंकि आपके पास कोई भी जगह नहीं होती है छुपने की, कुछ भी नहीं होता। अगर मैं आपको पोस्ट बताऊँ ना तो डॉक्टर साहब आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
पोस्ट, जैसे ये अगर ग्राउंड है तो आप सोचिए कि इस ग्राउंड के अंदर हम सिर्फ एक साइड से एंकर्ड थे, ये वाला पोर्शन नीचे है ही नहीं ओ क्योंकि वो बर्फ़ में पिघल गया। तो हमने इस पोस्ट को रोप से खींच के करके रखा। और इस सबसे एक्सट्रीम वाली साइड जो कि नीचे सीधे खाई में गिरती, उस पे मैं सोता था ओ और इधर मेरे सोल्जर्स सोते थे, तीनों के तीनों। तो क्योंकि मेरा वजन कम होगा, अगर वो 3 उधर सोएंगे तो उनका वजन ज़्यादा हो जाएगा। ओके। और ये छोटी सी पोस्ट होती है, ये इतनी बड़ी पोस्ट नहीं होती, कोई 20 फुट बाय 20 फुट का कमरा नहीं होता। ये बड़ी मुश्किल से 6 फुट बाय 8 फुट की पोस्ट होती है, फाइबर ग्लास हट की बनी होती है। इसके अंदर हमारा रेडियो सेट भी होता है, एक छोटी सी बुखारी भी होती है अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठीक है, कुछ आपका सामान भी होता है और आपके पर्सनल रक्सैक भी होते हैं। तो जगह ही कितनी बचती है, बिल्कुल नहीं। उसमें आप, मेरे जैसा बंदा जो था वो घुटने फोल्ड करके सोता था। तो आप सोचिए कि आप पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऐसे महीनों तक सोना पड़ता है। तो ये वाली जो यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं होने की वजह से जब हमारी चल रही थी, उस गोलाबारी के दौरान मेरे को मल्टीपल इंजरीज हुई, जिसका कि मेरे को ज्ञान भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ सब कुछ तो सब ज़ीरो है। वो तो जब मेरे साथ जो सोल्जर जो था उसने मेरे को देखा और बोला, कहता साहब आपके खून निकल रहा है। मैंने कहा अरे, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो मेरे इधर 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 इस वाले पोर्शन के अंदर डॉक्टर साहब तकरीबन मतलब छेद हो चुका था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, मतलब ये वाला पोर्शन गायब था। यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई थी, शोल्डर में दर्द हो रहा था, कहीं दर्द हो रहा। अब जब आपको चेतना आती है ना कि मेरे शरीर में, फिर आपको हर जगह दर्द महसूस होता है, उसके बाद होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर मेरे को दर्द महसूस होने लगा। फिर आई थिंक फिर वो एक स्टेज भी आता है जब आपके अंदर धीरे धीरे शॉक जो होता है वो सेट इन होने लग जाता है। तो फिर मैंने अपने एक सोल्जर को बोला, मैंने कहा मैं नीचे जाता हूँ, तुम ये पोस्ट नहीं छोड़ सकते। जब मैंने चलना शुरू किया तो विद एवरी स्टेप ना इन सब जगहों से भर भर के खून निकलना शुरू हो गया। और जो खून निकल रहा था वो निकलते ही बाहर जम जाता था। बिकॉज माइनस में टेम्परेचर था। तो फिर उसने बोला कहता साहब मैं आपके साथ चलता हूँ। हम 4 तो लोग थे, तो 2 को ऊपर छोड़ा, हम रस्सी पकड़ पकड़ करके नीचे आए। और वैसे ना, क्योंकि पूरे दिन भर तो धूप थी, सब कुछ था, फायरिंग चल रही थी, गड्ढे दिख रहे थे कि यहाँ पे गोले गिरे, यहाँ पे ये हुआ, और हम उसके बीच में से निकलते हुए मैं अपने तकरीबन 1000 फुट नीचे फिर एक इन्फेंट्री की पोस्ट थी, मैं उस पर पहुँचा। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे को चार्ज में लिया। चार्ज में लेने के बाद मेरे को उन्होंने पहले वहाँ पे सबसे पहले ना क्या होता है ऐसे इलाकों के अंदर ना, सबसे पहले वो आपको फ्रूटी या लस्सी या कुछ जो टेट्रा पैक में होता है ना वो पिलाते हैं, वो उबाल के रखते हैं, क्योंकि सब चीज़ें तो फ्रोज़न होती हैं तो वो उबाल के रखते हैं। उन्होंने वो सबसे पहले आपको पिलाई कि भाई थोड़ा सा जूस पी लो, फ्लूइड ले लो, फ्लूइड इनटेक होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो मैंने पिया। फिर उन्होंने उसके बाद मेरे को ना एक स्लेज टाइप के चीज़ होती है उसके साथ मेरे को बांधा, और फिर 4 लोग खींच रहे थे और 4 लोग मेरे को रोक रहे थे, क्योंकि वो स्लेज तो भागती हुई चली जाएगी। तो 4 लोग खींच रहे थे और 4 लोग रोक रहे थे। और ये इसलिए भी उन्होंने स्लेज पे बांधा मेरे को क्योंकि इस टाइम तक अब हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लेशियर के अंदर क्रेवासेस खुल जाते हैं इस टाइम तक। दिन भर धूप पड़ी तो बर्फ़ के अंदर तरेड़ आ गई, तरेड़ आ गई तो वो अब वो क्रेवास जो है वो इतनी है कि इतनी बड़ी है, आपको नहीं मालूम, पता नहीं चलेगा। तो इन सब के बीच में वो लोग, और यही एक फ़ौज की मतलब वो खासियत है कि जो मैं आपको बता रहा था कि वी आर नो लाइक अ बैंड ऑफ ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। वो लोग मेरे को अपने साथ लेकर के गए। हम रास्ते भर गाने गाते हुए जा रहे थे ताकि मैं कॉन्शियसनेस ना खो दूँ। जी बिल्कुल। ठीक है साहब, आपने सोना नहीं है। वो बीच बीच में एक बंदा आकर के, साहब सोना नहीं है। एक ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, ऐसे करके वो उनको नीचे तक लेकर के गए। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और आप बीती है तो इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि
ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एडवर्सिटी के समय ही दिखती हैं। जी। मुश्किल वक्त के समय ही कहते हैं ना कैरेक्टर की पहचान होती है। तो भारतीय सेना के कैरेक्टर की पहचान आपको ऐसे समय में ही होगी जी। कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आपको लेके जाते हैं, कैसे उन सोल्जर्स ने आपको वहाँ पे छोड़ा। और उसके बाद उसके बाद वहाँ से तो मैं नीचे ही चला गया, मैं तो उनसे फिर शायद ज़िंदगी में दूसरी बार नहीं मिला हूँगा। बिल्कुल। पर मेरा हमेशा उनके प्रति जो भी मेरा आदर सत्कार या जो भी चीज़ रही, उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि बहुत बार वो सोल्जर्स जब हम धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ रहे थे तो उनको पता लगा कि मेजर तरुण हैं, तो एक बंदा आकर के मेरे से मेरी यूनिट में मिलने आ गया, कहते हैं सर कहीं आप सचिन ग्लेशियर, तो उन दिनों ना ग्लेशियर का मेडल मिलता था, तो जैसे उसने मेडल देखा कहता सर सचिन ग्लेशियर में इस पोस्ट पे थे। मैंने कहा हाँ, कहता सर हम थे वहाँ पे। तो आप विश्वास करोगे कि हमारी क्या बॉन्डिंग हुई होगी। बिल्कुल। मतलब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक सोल्जर हिम्मत करके एक अधिकारी को मिलने के लिए आएगा और बोलेगा कि ये कॉन्फिडेंस लेवल था। कहता सर आप थे ना वहाँ पे, कहता सर क्या गजब का शूट लिया था सर, वो मज़ा आ गया सर, उसका बदला लिया हमने। हाँ, तो ये सारी चीज़ें सर लाइफ में जब होती है, ये एक हम अचीवमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं कि हमने कुछ किया, हमारे देश के लिए किया। हम पूरी लाइफ में एक ही चीज़ करते हैं, हमारे लिए करते हैं कि मैं कुछ बन जाऊँ, मैं कुछ पालूँ, मैं कुछ कर लूँ, घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, और उस हिसाब से हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। लेकिन एक सोल्जर जो होता है, उनको उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उसको कुछ लगती नहीं है। जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा रिकॉग्निशन कहीं पे होता नहीं और हम कहीं पे ये चाहते भी नहीं थे कि हमारा हो, और काफ़ी सारे मिशंस करके आप कंट्री को इतनी बार बचाया है, मतलब कि इतनी बार हमने फतेह की है, इतनी बार हम आगे बढ़े हैं, दुश्मनों को आपने जो धूल चटाई है। तो ये सारी चीज़ें हुई है, ये लोगों को पता है, और लोग अभी भी एक ही चीज़ की इज्जत करते हैं, वो इंडियन आर्मी की करते हैं। पूरे देश के अंदर किसी की अगर इज्जत होती है, अगर आप लोग हैं, मैंने पहले ही बताया, आप लोग हमारे दिल में हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रखनी पड़ती है कि हाँ ये है तो ये है। तो सर ये चीज़ें जो है, ये एक आपने बोला ना कि ये कमाना पड़ता है, यू हैव टू अर्न। आपको कोई सामने से सैल्यूट क्यों करता है? क्योंकि ये आपने कमाया है। बाकी सारे रिस्पेक्ट जो करता है, रिस्पेक्ट जो मिलती है लोगों को, या तो पैसों से मिलती है, या तो उसके ओहदे से मिलती है, सत्ता से मिलती है। बाकी एक ही चीज़ है जो आप रिस्पेक्ट कमा सकते हो, वो है इंडियन आर्मी में अगर आप है तो ये कमा सकते हैं। तो स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हासिल करना है कि पूरी कंट्री देखे, 140 करोड़ लोग उनको देखे और उनको समझे कि नहीं, इस बंदे ने ये हासिल किया है। आज भी हम आपके साथ जब बात कर रहे हैं तो एक अंदर एक ऊर्जा से बात कर रहे हैं। हमारे भी जैसे आप बात कर रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि उस टाइम का मैंने वो विजुलाइज किया कि क्या चीज़ हुई होगी। तो सर ये सारी बातें आपने हमें बताई, बहुत ही हमें अच्छा लगा, और इसके अंदर हमें ये पता चला कि हमारी लाइफ के अंदर डे टू डे में हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए, हमें कैसे अपने आसपास के लोगों से जो हम काम करते हैं, वो हमारे बड़ी है, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। क्योंकि आपने अभी बताया कि वो बंदा इतनी कॉन्फिडेंस से आपसे आके मिला कि बोला सर हम आपके साथ थे। तो हमारी लाइफ में भी हम जो भी काम कर रहे हैं, हो सके कि वो नाना छोटा बंदा भी हमें उस लेवल पे काम आ जाए जहाँ पे हम कुछ ना कर पाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें देख के, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे के प्रति विश्वास करके, ट्रस्ट करके आगे बढ़े, तो हमें स्टूडेंट लाइफ हो या हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये हमें आपसे सीखने को मिल रहा है और इंडियन आर्मी से सीखने को मिल रहा है। सर दूसरी चीज़ मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इंडियन आर्मी के बाद आपने हमारी जो प्रतिष्ठित ये हमारी संस्था है, राष्ट्रीय सेवा शक्ति संस्था, तो उसके अंदर प्रशिक्षक के तौर पे ट्रेनिंग दी है, तो वो दौर कैसा रहा, उसमें आपने क्या काम किया है सर? एक बड़ा सम्मानजनक दौर रहा। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो इंडिया की प्रीमियर ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सर। तो वहाँ पे जो कैडेट्स होते हैं वो 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, और उस 3 साल के दौरान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो कैडेट्स होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। स्क्वाड्रन के अंदर जो मेरे पास जो कैडेट्स जो थे, देवर फ्रॉम ऑल द 3 सर्विसेज। पर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या थी डॉक्टर साहब वहाँ पे, कि वहाँ पे जो हमारा कैफेटेरिया था ना,
उसमें एक बारी में ना करीबन 2 से 2,500 लोग खाना खाते थे। ओके। आपने शायद ज़िंदगी में फॉर्मली छुरी कांटे के साथ इतने लोगों को इकट्ठे खाते कभी नहीं देखा हो। बिल्कुल नहीं। तो मैंने जब उस समय जब इस चीज़ को चेक किया तो पता लगा कि एशिया के अंदर ये सबसे बड़ा जमघट था जहाँ पे ऐसे सोल्जर्स इकट्ठे खाना खाते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे सीखी वो ये था कि आपको ना बहुत सी चीज़ें ना बचपन से गांठ बांध लेनी चाहिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी उस लिहाज से जब आप 16.5-17 साल के होते हो तब से आपको तैयार करना शुरू कर देती है। तो हमारे टाइम पर वहाँ पे आप 11th में चले जाते थे, आप 12th के बाद जाते हो। आपको अगर CDS में जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद जाना है, फ़र्क सिर्फ इतना है। NDA में जब आप जाते हो तो आप 3 साल का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास्ड आउट कैडेट्स को मिलती है। तो सिर्फ अगर आपको कभी कोई भी इंसान अगर आपको मिलता है जो कि कहे कि मैं BA या BSc या BCom हूँ JNU से, तो आप ये मान लेना कि वो NDA से आया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज JNU इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। दूसरी चीज़ जो है कि वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पे आपको एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, हम बात करते हैं ना ट्राई सर्विस अमेलगमेशन की, कि तीनों सर्विस भी तो कहीं ना कहीं तो अब आप सोचिए कि वो कैडेट्स जो इकट्ठे रगड़ा खा रहे थे, इकट्ठे ट्रेनिंग ले रहे थे, इकट्ठे दौड़ रहे थे, इकट्ठे भाग रहे थे, इकट्ठे रस्सा चढ़ रहे थे, इकट्ठे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, इकट्ठे पानी में कूद रहे थे, इकट्ठे कायाकिंग कर रहे थे, इकट्ठे रनिंग कर रहे थे, इकट्ठे क्रॉस कंट्री दौड़ रहे थे, वो सारे के सारे कैडेट्स जो है आने वाले समय के अंदर जब कोई आर्मी में होगा, कोई नेवी में होगा, कोई एयरफोर्स में होगा, तो वो अपने अपने जगह पे जब पहुंचेंगे तो उनके बीच में वो समन्वय तो बना रहेगा ना। बिल्कुल। तो दैट वाज द एम। यहाँ से 3 साल की अपनी ट्रेनिंग करने के बाद कैडेट्स जो होते हैं, जो आर्मी के होते हैं, वो IMA चले जाते हैं, और एयरफोर्स के जो होते हैं एयरफोर्स एकेडमी चले जाते हैं, नेवी के जो होते हैं वो नेवल एकेडमी चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर वो अपनी 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, जो भी उनकी स्पेशलाइज जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सबको बेसिक टैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, वो आपको हर जगह करनी है। एडवांस टैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि आपके प्रोफेशन या आपके डोमेन स्पेसिफिक जो होती है वो आपको आपकी ट्रेनिंग एकेडमी में मिलती है। तो जो एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स होते हैं जब वो एयरफोर्स एकेडमी ढूंढीगल जाते हैं तो उनको वो वहाँ पर मिलती है। जी। आर्मी के जो IMA में आते हैं उनको वहाँ पर मिलती है। फिर वहाँ पे आपको हायर लेवल की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। फिर वहाँ पे आप जो पहाड़ चढ़ते हो वहाँ पे आप पहाड़ चढ़ते ही नहीं हो, फिर वहाँ पे आप पहाड़ से रन बैक भी करते हो। तो आपका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन होता है और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाता है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि NDA जो था एक बहुत ही अच्छा समय था। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं एक उस क्षण को जी पाया जहाँ से मेरा जो कुछ योगदान रहा। और वहाँ पे होता है एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है जो मेरे को याद है, अपार्ट फ्रॉम कि इट इज़ अ वेरी गुड पोस्टिंग और वट एवर, वो होती है कि आई हैव टू बी अ रोल मॉडल। डॉक्टर साहब मेरे को ना रोल मॉडल होना है, मतलब मेरी यूनिफॉर्म स्पिक एंड स्पैन होनी चाहिए, मेरा कंडक्ट स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए। मैं अपने कैडेट्स के सामने जब आऊँ तो मेरे कैडेट के मन में ये भावना आनी चाहिए कि यार मेरे को ना सर की यूनिट में जाना है, मेरे को ऐसा इंसान बनना है। अब मैं उसके सामने ड्रामा करूं पर मैं एक्चुअली वैसा नहीं हूं, तो आपको लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक चल पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। तो मेरे को वहाँ पर रहते हुए अपने फिज़िकल टेस्ट भी क्लियर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को छूट मिल गई है, वहाँ पे हमारी फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, हमारे फिज़िकल टेस्ट होते हैं, हमारी सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। एंड वी हैव टू क्लियर। इफ़ यू डू नॉट क्लियर वी आर रिटर्न बैक।
सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हमारे लिए, हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ पे अपना कंडक्ट अच्छा रखें और हम वहाँ पे अपने आप को सही तरीके से कैडेट्स के सामने पेश करें, जी। ताकि कैडेट्स प्रेरित हो सकें। शायद कोशिश करें कि उनको इतना प्रेरित करें कि वो आपके लैंडयार्ड में आने की कोशिश करें। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरे एक कैडेट ने, क्योंकि उस समय उनकी चॉइस ऑफ आर्म नहीं होती है, पर जब लेटर ऑन उसने मेरे को फ़ोन किया और उसने मेरे को बोला कि सर मैं सो एंड सो यूनिट में गया हूँ, बट आई जॉइंड दिस रेजिमेंट बिकॉज आई वांटेड टू बी लाइक यू। तो आपको लगता है यार ज़िंदगी सफल होगी यार। सर यही मेडल है आपको मेडल मिल गया अगर आप ज़िंदगी सफल होगी कि उसने हिम्मत करके बोला। और शायद हम जितना मर्जी कह लें कि हमें रिकग्निशन या किसी भी चीज़ की, पर अच्छी बातें सुनने किसको बुरी लगती हैं। सर आपके जैसा बनना है, अगर ये सुनने में आए मतलब कि आपने जिंदगी में कुछ किया है, तभी कोई बोलेगा कि हाँ मुझे आपके जैसे बनना है। बाकी तो कोई ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मुझे आपके जैसे और ये आर्म फोर्स में ज्वाइन करने के बाद वो बंदा एक ऐसी चीज़ देखना चाहता है, बनना चाहता है, और वो अगर उसके सामने हो तो उनको वो एक इंस्पिरेशन दुगना हो जाती है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था ये चीज़ें ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। उसकी गोल सेटिंग हो जाती है कि हाँ ये मेरा गोल है, और ये गोल है, अगर ये रोल मॉडल के वो फॉलो करेगा तो 100% वो वहाँ तक बिल्कुल जाएगा। और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो गलत चीज़ों का फिर ये इंस्पिरेशन मिलेगा, लोग मानेंगे यहाँ ऐसे ही कर रहे हैं तो यहाँ से क्यों वहाँ पे जाए। हमने सर कहीं पे सुना था कि एक बंदे ने आर्म फोर्स तो ज्वाइन कर ली कि चलो हम आर्म फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उसको पता चला कि यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ें होती है, और फिर ये सारी चीज़ें मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं मुझे आर्मी ज्वाइन कर दी ऐसे जुनून में निकल जाते हैं और वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी वो ट्रेनिंग भी ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी बार उसका जो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है या तो फिर वो एक फियर फैक्टर जो उसके अंदर होता है, या सेल्फ वो कहते हैं ना कि वो डाउट होता है, तो ऐसे बंदे भी काफ़ी सारे आते होंगे। तो सर वो कैसे उसको समझा जाए या बच्चों को ये बताया जाए कि नहीं, ऐसा नहीं कि आर्मी ज्वाइन करनी है तो सबको ज्वाइन करनी है, लेकिन आपके अंदर भी वो पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर भी वो इंक्लिनेशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें कैसे समझी जाए सर? ओके, पहली चीज़ जो डॉक्टर साहब बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि एज अ नेशन ना, बचपन से लोगों का सोल्जरिंग के प्रति एक डिफरेंट आउटलुक रहा है। अगर फौजियों की गाड़ी जाती है, कुछ भी होता है, तो आप गांव के बच्चे को जिसको कुछ नहीं मालूम ना, वो भी टाटा करता है ना जी। अगर कुछ नहीं होता तो वो खड़ा होकर सैल्यूट कर देता है। ये उसको किसने सिखाया? उसके घर में तो शायद टीवी भी नहीं होगा। तो ये जो एक आदर की भावना जो है इस प्रोफेशन, और इसलिए मैंने पॉडकास्ट के शुरू में कहा था कि ये बहुत ही सम्माननीय प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की तुलना, पहली बात तो इसलिए हम इसकी तुलना कभी भी किसी और के साथ नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पहली जो हमें रिस्पेक्ट मिलती है, मतलब मेरे को जो रिस्पेक्ट यूनिफॉर्म के साथ मिली और जो यूनिफॉर्म छोड़ने के बाद मिली, आपको मैं इसका एक उदाहरण बताता हूँ। वी आर दी ओनली सर्विस जिसमें मैं ऑफिसर रिटायर होता है, मेरा रैंक रिटायर नहीं होता, एंड वी कैरी आवर रैंक टू दी ग्रेव, मतलब हम मरते दम तक अपना रैंक रखते हैं। तो इसलिए अगर मैं कर्नल तरुण कुमार लिखता हूँ तो कर्नल तरुण कुमार मेरे को, बिकॉज मैं प्रेसिडेंट का कमीशन हूँ, इंडिया के जो सुप्रीम कमांडर है उसने मेरे को कमीशन दिया है, उसकी वजह से मैं अपने नाम के आगे कर्नल का रैंक लगाता हूँ। अगर मैं आईएएस ऑफिसर होता, मैं कल को रिटायर हो जाता, तो मैं अब आईएएस नहीं रहा, क्योंकि अब मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं हूँ। ये जो नोबल विचार जो है, ये सिर्फ इंडियन आर्मी में नहीं है, ये आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड में है। आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कंट्रीज में किसी को पेंशन नहीं मिलती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्मी के सोल्जर्स को पेंशन मिलती है, बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस एंड देयर हार्ड और डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन, वेरी डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन, जैसे आपने बताया। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अगर हम जो भी बात कर रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, या लोगों को
कैसा लगता है कि भाई ये आर्मी के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को ना एक चीज़ देखनी चाहिए। हम आर्मी में बोलते हैं डोंट ट्राई टू फिट स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। अगर आप फौज के लिए नहीं बने ना तो आपको फौज में नहीं आना चाहिए। आपको ये कैसे पता लगता है? जब आप एसएसबी कर लेते हो। अच्छा, एसएसबी कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं है अगर देखा जाए, बट एसएसबी जिसने, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 7-7 बार एसएसबी रिजेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। आज वो बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, अपने डोमेन में प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बट उनके दिल में कहीं ना कहीं एक कसक है कि मैं फौज में नहीं जा पाया, मैं उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया जिस इकोसिस्टम से मेरे को ताकत मिलती। बिल्कुल। अभी उनके पास पैसा है, ओहदा है, दुनिया की सारी चीज़ें जो कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं ना, वो सब कुछ होंगी, पर उनके पास वो चीज़ नहीं है जो कि आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे सकती है। बिल्कुल। मैं जब अहमदाबाद आया था डॉक्टर साहब, अहमदाबाद का एक अपना कल्चर है, मेरे पास एक डॉग है, तो मैंने जब यहाँ पे होटल में पूछा, हर जगह पूछा, तो लोगों ने मना कर दिया कि हम डॉग के साथ आपको ना घर देंगे ना कमरा देंगे। फाइनली जब मैं 4 घंटे दूर था अहमदाबाद से, और जिसको मैंने बोला था मेरे लिए कमरा कराने के लिए, उसने भी हाथ जोड़ दिए कि सर मेरे को पहले उन्होंने बोला था, आज मना कर दिया। अब आप सोचिए कि मैं बाय रोड अगले 4 से 6 घंटे पहुंचूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ शाही बाग के अंदर फ़ोन किया और रात को 10 बजे मेरा कमरा रेडी था। कमरे के बाहर जाली लग चुकी थी और मैं रिटायर्ड ऑफिसर था। मैंने बोला यार आई एम वेरी सॉरी, मैं अब फ़ौज तो छोड़ चुका हूँ, हाँ फ़ौजी रहूँगा सब कुछ। उन्होंने बोला क्या सर, आप हमारे से पहले थे फ़ौज में, दिस इज़ द लीस्ट वी कैन डू। और गज़ब की बात यह है डॉक्टर साहब कि मैं उन अफसरों को नहीं जानता था जिन्होंने मेरी मदद की। मेरा इससे पहले उनके साथ कभी कोई साक्षात्कार, कभी कोई इंटरेक्शन कुछ भी नहीं हुआ था। आई जस्ट आस्क्ड फॉर अ नंबर। हमने एक जगह पे रुके और हम थोड़े से हस्बैंड वाइफ परेशान थे कि अब क्या करेंगे। अच्छा, डॉग के साथ हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो आर्मी ने मेरे को सपोर्ट किया। ये सम्मान है सर। तो आर्मी ने सपोर्ट किया, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे भूल सकते हैं, या उसने जो भी कुछ हमारे लिए किया। इट वॉज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल रिमेन अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर वन सिंपल थिंग। क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो लोगों की और लोगों की इच्छाओं से बहुत ऊपर होते हैं। कि मैं आया हूँ, अभी मैं सारे घर के बदल डालूंगा। हमारे जो इथॉस हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो सदियों पुराने हैं। जी बिल्कुल। मेरी यूनिट जो है 1956 में फॉर्म हुई, लेकिन वो जिस रिसाला महाराज की थी उसने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, वो तो अंग्रेज़ों के टाइम पे भी थी। उनके वैल्यू सिस्टम वहाँ से आते हैं। मेरी दूसरी कंपनी जो कि अहीरों की थी, उसके वैल्यू सिस्टम वहाँ से आते हैं। बिल्कुल। तो जब ये मार्शल फोर्सेस, अहीर, राजपूत, मराठास, ठीक है, ये सब लोग जब मिलते हैं सिख, तो फिर तो गजब का नशा चढ़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए आपको किसी भी और ड्रग की ज़रूरत नहीं होती है। आपके सोल्जरिंग का नशा इतना ज़बरदस्त होता है, आपको जो मज़ा आता है उन लोगों के साथ समय बिताने में, उन लोगों के साथ ट्रेनिंग करने के अंदर, उन लोगों के साथ ऑपरेशंस को प्लान करने के अंदर, वो शायद आपको फिर बाहर नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बोला। तो ये सर सारी चीज़ें जो आपने अभी बताई है, वो एक समझने के लिए तो बहुत टाइम लगता है, इसको एनालिसिस करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये तो आपने अपनी ज़िंदगी ये आपने पूरी जी है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बात करने से तो नहीं आती, लेकिन हाँ, अगर इन सारी चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ,
तो उन लोगों को ऐसे एनवायरनमेंट में भी जाना चाहिए। हमारे जो जहाँ पे ट्रेनिंग होती है ऐसे सेंटर की भी अगर विज़िट करनी हो तो वो करेंगे। आप जैसे काफ़ी सारे दूसरे भी कर्नल्स है, मेजर्स है, उनसे भी अगर मुलाकात हो तो वो एक उनके अंदर एक इंस्पिरेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपका भी एक मानना है कि इच्छा शक्ति जो है ऐसे ही नहीं आती, वो एक अंदर से लानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, जो विल पावर होता है वो। तो ये सारी चीज़ें सर बहुत समझने के लिए बहुत कम समय है हमारे पास, लेकिन आपसे हमें जो भी सीखने को मिला, इन बातों से सीखने को मिला, ये बहुत मेरे पास शब्द नहीं उसको सजाने के लिए या बताने के लिए। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर कि इंडियन जो आर्मी है उसके अंदर अगर काम करना एक हमारे लाइफ की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे वो एक सोल्जर है या फिर कोई भी एक ऑफिसर है। तो ये बात जो हमारी इंडियन आर्मी के जो मैंने पहले बता चुका हूँ, ये सम्मान है, हम जो आपको दिल में रखते हैं ये हमेशा रहेगा और ये कोई और जगह से नहीं मिलने वाला। तो स्टूडेंट को हम यही बताना चाहते हैं कि अपने करियर के अंदर अगर आप भी ये सम्मान अगर लेना चाहते हैं, ये अगर हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी सर की तरह अपने आप को एक डिसिप्लिन में, टाइम मैनेजमेंट में अभी से ढालना शुरू कर दीजिए, तो आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें ईजी रहेगी। सर हमारा ये जो सारथी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हम ये करियर गाइडेंस का ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये हमारा डीओ सर और ये हमारे एएम अहमदाबाद के जो संयुक्त साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं। और आप यहाँ पे आए और ये स्टूडेंट को इतनी सारी नॉलेज दी जो हम सिर्फ वो बातों से जानते थे, न्यूज़ में जानते हैं, लेकिन ये अंदर डिटेलिंग नहीं डेप्थ नहीं जानते थे, आज वो भी समझने को मिला। इंडियन आर्मी के हमें वैल्यू सिस्टम जानने को मिली, उसका काम करने का तरीका जानने को मिला, उसकी कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या ध्यान रखना पड़ता है, अगर कुछ इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो कैसे वो साथ में मिलके काम करते, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिली। और ये कितना बड़ा सम्मान की बात है कि फ़ौज में होना, ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट को भी ये जानने को मिली। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये प्रोग्राम में आए। सर आपको कुछ और बताना हो तो आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं, और मैसेज देना है हमारे स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को तो वो आप दे सकते हैं सर। तो मैं सुनने वालों से और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि दो चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको आज इस पॉडकास्ट के द्वारा ये इच्छा शक्ति आई है कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, तो मेरा आपके लिए एक ही सुझाव है। आपके पास एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, आप joinindianarmy.nic.in उस पर जाएँ और आप जिस भी श्रेणी में अपने आप को देखना चाहते हैं, एज ऑफिसर, एज सोल्जर, एज अग्निवीर, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी उस उम्र के नहीं हुए हैं पर आपका फिर भी पैशन है कि आप आर्मी और आर्मी के बारे में, आर्मी के इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने हेडमास्टर, अपने प्रिंसिपल या अपने इलाके के एजुकेशन ऑफिसर के पास जाके बोलिए कि आपकी एक विज़िट करा दें नियरेस्ट आर्मी यूनिट के अंदर। हम लोग अपने टाइम पे ये करते थे और ये एक बहुत अच्छा मौका होता था बच्चों का आर्मी के साजो सामान को देखने का, बहुत नज़दीक से देखने का। वो रेडियो सेट कैसा होता है, वो गन कैसे होती है, वो बैरल कैसे होती है, वो गाड़ी का टायर इतना बड़ा कैसे होता है, और उनके जो मुंह खुले के खुले रहते थे। उसके लिए आप अहमदाबाद के अंदर हमारी छावनी है, वहाँ पर एडम कमांडेंट हैं, वहाँ पर स्टेशन कमांडर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस पॉडकास्ट के द्वारा डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और वो मेरे को ये मैसेज दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी अगर ये इच्छा है कि आप आर्मी यूनिट को विज़िट करें तो वो फलीभूत हो। जो मज़ा महसूस करने में, देखने में है ना, वो शायद सुनने में भी नहीं है। अगर आपको सुन करके मज़ा आया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको उस इक्विपमेंट को, उस वेपन सिस्टम को, उन सोल्जर्स के साथ वो 1 घंटा 2 घंटा बिताने में कितना अच्छा लगेगा। और उसके साथ ही आपको फौजी वातावरण की, वो आर्मी कैंटोनमेंट क्या होता है आपके लिए, वो शायद वो जगह है जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो आप सोचते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। आपको वो भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ पे क्या सब चीज़ें हो रही हैं। और ये सब चीज़ें शायद आपको या आपके साथियों को प्रेरित करे कि वो फ़ौज का
हिस्सा बने। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए। फिर से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।